आज के सेशन में जिक्र इस बात का कि जिस सोना चांदी को लेकर के कहीं पिछले महीने ऐसा लगने लगा था कि भाई साहब इसने तो अपना अब हाई टच कर लिया है, ये बिल्कुल वैसा ही है कि इससे ज्यादा स्कोर क्या ही बनाएगा। वही वाली बात है कि 52 वनडे से ज्यादा कोई कोई वनडे के 52 शतक से ज्यादा वनडे में कोई स्कोर थोड़ी कर सकता है। इतना सेंचुरी बना दिया है विराट कोहली, इससे ऊपर कुछ थोड़ी हो सकता है। ऐसे कभी सचिन तेंदुलकर ने कभी जब शतक लगाए थे तब ये लगने लगा था इससे ऊपर कुछ थोड़ी हो सकता है, लेकिन रिकॉर्ड बनते ही शायद टूटने के लिए हैं। यही कारण है कि सोना चांदी जो रिकॉर्ड बनाते चल रहे थे, चांदी उसमें से विजेता फिर से निकल गई है और चांदी ने कल ऑल टाइम हाई टच कर दिया है। मतलब जो क्रैश होते ही डर बनने लगा था कि कहीं चांदी 1980 और 2011 का इतिहास दोहराते हुए क्रैश हो जाएगी, वैसा क्रैश ना होते हुए चांदी ने ऑल टाइम हाई, मतलब अब तक जितना भी चांदी का भाव रहा है उसको पार कर दिया है। ऐसे में आज की चर्चा इस बात पर कि सोना और चांदी में चांदी की चांदी हो चुकी है और सोना अभी भी स्टेबल बना हुआ है। मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है कि जहां एक और मन में भय बैठा हुआ था कि बस अब ये नीचे आ जाएंगे, ये अभी तक टिके हुए हैं और चांदी बढ़े चली जा रही है। जैसे मैं इंडियन बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन की अगर हिसाब से बात बताऊं आपको, तो 1 किलो चांदी का दाम कल 1.59 तक पहुंच गया था और चांदी की कीमत 1.78 प्रति किलोग्राम थी। पिछले महीने में पहले जो कीमत थी वो इस तरह थी। वहीं सोने के दाम की अगर मैं बात करूं, थोड़ी बहुत गिरावट के साथ, यार 1.30 हाईएस्ट पहुंचा था, 1.28 अभी भी चल रहा था। मतलब ये वो वाले भाव हैं, 1.79 सॉरी 1.79 और 1.28, ये वो वाले भाव हैं जो सोना चांदी के दाम के हिसाब से अपने टॉप पर रहे हैं। दोनों ने ही, जहां सोने के दाम को लेकर चिंता थी कि भाई साहब ये तो टच कर चुका है, नीचे नहीं लौटेगा, चांदी को लेकर यह था कि ये तो गलती से पहुंच गया है, लोग बस इसे उठा ले गए, देखना 2011 की तरह क्रैश हो जाएगा। कुछ भी नहीं भाई साहब, इन्होंने रफ्तार फिर से पकड़ ली है और रफ्तार पकड़ते हुए इस साल सोना 52,000 रुपए का रिटर्न दे गया 10 ग्राम के ऊपर और चांदी 93,000 रुपए का रिटर्न दे गई है 1 किलो के ऊपर। ये बड़े नंबर्स हैं। आप देखिए नवंबर 2025 में जहां सोना 1.20 पर चल रहा था, वहीं दिसंबर आते आते, यानी कल का डेट बताऊं तो 1.30 पर सोना चला गया। यानी 10,000 रुपए तो केवल एक महीने के अंदर बढ़ाकर दे गया 10 ग्राम के ऊपर। हालांकि आज के अंदर भाव अगर देखें तो थोड़ा सा गिरावट, 40 रुपए के आसपास की गिरावट है। वहीं अगर बात करें चांदी की, तो चांदी कल, मतलब पिछले महीने 5 नवंबर को, एक महीने पहले 1.46 की 1 किलो थी और आज 1.81 की 1 किलो है। मतलब समझ रहे हैं, 35,000 रुपए के आसपास 1 किलो के ऊपर रिटर्न देकर गई है। यार ये रिटर्न मतलब नेक्स्ट लेवल रिटर्न्स में से चल रहा है। सोना चांदी अभी भी स्काई रॉकेट हो रखे हैं, पता नहीं कौन इनके प्राइस कंट्रोल कर रहा है। ये जरूर तय है कि हमारे हाथ में तो नहीं है, यानी कि हमारे हाथ में मतलब आप और मैं एज ए निवेशक इसके कंट्रोल को, प्राइस को कंट्रोल नहीं कर पाते। और सोना चांदी की विशेषता क्रिप्टो की तरह वही है कि ये किसी एक देश पर निर्भर नहीं करती है। अगेन, ये किसी एक देश द्वारा कंट्रोल नहीं होती है। स्टॉक मार्केट वर्सेस अगर इन्वेस्टमेंट के अदर ऑप्शंस में सोना चांदी क्रिप्टो इनको लेकर आ जाएं, तो सोना चांदी क्रिप्टो ये तीनों वो असेट्स हैं, ये असेट की वो क्लास बन चुकी है जिसमें निवेश कोई देश कंट्रोल नहीं कर पाता, या फिर उल्टा कहिए जिसके भाव कोई कंट्रोल नहीं कर पाता। जबकि स्टॉक को फिर भी कंट्रोल किया जाता है सरकारी नीतियों के थ्रू, या फिर फेड रिजर्व्स की ब्याज दरों के थ्रू, या फिर रेपो रेट्स के थ्रू जो सेंट्रल बैंक हमारी इंडिया की लेकर आती हैं। मतलब आप अपने बाजार को प्रभावित कर सकते हैं, स्टॉक बाजार को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड के सेंटिमेंट से जो इन्वेस्टमेंट चलता है ना, उनमें सोना चांदी और क्रिप्टो का नाम आता है। ऐसे में सोना चांदी ने फिर से जब हाइट बचाना शुरू किया है, मतलब बाजार भाव में अगर बात करें, ओंस की कीमतों में बात करें, तो ये अपने आप में एक नजर बनी हुई है। कारण वही सारे के सारे सेम है। मैंने पहले भी आपको बताया है, जब जब बाजार में एक अनसर्टेनिटी आएगी, जैसा मैंने आपको बताया ना, मेजर डिफरेंस जो है वो केवल इसी पॉइंट का है। बार बार मैं यही दोहराता हूं, सोना चांदी क्रिप्टो, क्योंकि सरकारें कंट्रोल नहीं करती, इसीलिए जब जब कंट्रोल्ड मार्केट पर गिरावट दर्ज की जाती है, लोगों का विश्वास जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट हैं उनसे हटता है और उनसे हट करके वो दूसरे तरीके की तरफ निकल पड़ते हैं। मतलब एज सिंपल एज दैट। मतलब जब पता है कि भाई स्टॉक मार्केट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, क्यों नहीं कर पा रहा है? सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट में जितने भी और इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं, लोग मानकर चलते हैं कि बैंक का इन्वेस्टमेंट सबसे सेफ है क्योंकि वहां पर रिटर्न्स मिलेंगे। फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी के भाई कंफर्म है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी और बैंक को लोग ऑलमोस्ट यहां पर पैसा डाल दिया, अपना पैसा सुरक्षित।
गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर ली, सुरक्षित। वहीं पर जब धीरे धीरे और आगे बढ़ते हैं तो फिर लोग चलते हैं कि इक्विटी और डेट, चलो डेट को ठीक है, अच्छे ए ग्रेड के डेट ले लिए ठीक रहेगा, रिटर्न्स आ जाएंगे। इक्विटी चलो ठीक है, इंडेक्स की इक्विटी ले ली, चल जाएगा काम। यहां पे सब आदमी सुरक्षित 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 खेल रहा होता है। लेकिन जब यही निराशा आने लगती है, जैसे अभी बैंकों की दरों में, ब्याज दरों में कटौती हुई है, पॉइंट को ऑब्जर्व करिएगा, ब्याज दरों में कटौती हुई है, होम लोन सस्ते हो गए हैं। अभी ताजा ताजा हमारे आरबीआई ने जैसे मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट दी, रेपो रेट्स में कटौती हुई, ब्याज दरों में कटौती हुई। ब्याज दरों में कटौती हुई तो जो हमारे एफडीज पर मिलने वाले इंटरेस्ट हैं उनमें भी कटौती की जाएंगी। तो आपका रखा पैसा अगर इन्फ्लेशन ही बीट नहीं कर पा रहा है तो मैं उस पैसे का क्या करूं? आदमी फिर वहां से पैसा उठाता है कि चलो इसे कहीं निवेश करने पहुंचते हैं। निवेश करने पहुंचते हैं तो स्टॉक मार्केट के अंदर इस निफ्टी और सेंसेक्स दिखाई देते हैं। अब यहां पर भी बड़ा खेल हो रहा है। पिछली बार भी आपने देखा होगा जब सेंसेक्स ने ऑल टाइम हाई टच किया था, अभी हमने 5-7 दिन पहले ही जब ये सेशन किया था कि 86,000 का अंक पार कर गया, तब जब वो कर गया तब वहां पर एक बड़ा ही असमंजस की स्थिति बनी थी भारतीय बाजार में कि जो सेंसेक्स की कंपनियां हैं वो 86,000 टच कर गई। मतलब सेंसेक्स अल्टीमेटली देश की जो टॉप 30 कंपनी है उनका माहौल सही चल रहा है, तभी तो सेंसेक्स 86,000 पहुंचा है। लेकिन लोगों के पोर्टफोलियो बिगड़े हुए थे। क्यों बिगड़े हुए थे? क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप जो कंपनी है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। हमारे बाजार के साथ बड़ी दुविधा यह हुई कि जो बढ़िया कंपनी है वो बढ़िया ही कर रही है, लेकिन जो स्मॉल कैप और मिड कैप है उस पर लोगों का ट्रस्ट ही नहीं आ रहा है। इन्वेस्टर मेजरली कहां पैसे लगा के बैठा हुआ है? वो स्मॉल कैप और मिड कैप में लगा के बैठा हुआ है। क्यों लगा के बैठा हुआ है? क्योंकि उसे लगता है पेनी स्टॉक, जैसे भाव में स्टॉक मिलेगा मेरा पैसा बढ़िया बन जाएगा। तो वहां पर इन्वेस्टर का पैसा डूबा हुआ है। तो स्टॉक मार्केट भी जब एज पर एक्सपेक्टेशन काम नहीं कर रहा होता है तो आदमी फिर पहुंचता है कि भाई अब चलो कोई तीसरे विकल्प की तरफ एंट्री करते हैं। या तो वह जमीनों में भागता है, या इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर भागता है तो फिर सोना चांदी, और जो यूथ है या फिर ये कहिए कि वो युवा जिसको कि वर्ल्ड की नॉलेज है वो क्रिप्टो की तरफ जाता है कि भाई ठीक है, क्रिप्टो कोई रेगुलेट नहीं करता तो हम रेगुलेट करते हैं। मतलब वो अहम ब्रह्मास्मि वाली फीलिंग के साथ क्रिप्टो की तरफ भागता है। अब सोना चांदी की तरफ जब हम बात कर रहे होते हैं तो सोना चांदी में पिछले समय पर दिवाली, शादी का सीजन, ये भारतीय लोगों की मानसिकता थी कि इस कारण भाव महंगे हो रहे हैं क्योंकि दिवाली आ गई, इस कारण भाव महंगे हो रहे हैं क्योंकि शादी का सीजन चल रहा है। आज भी भाव महंगे हो रहे हैं, जबकि 4 दिन बाद शादी के सावे रुक जाएंगे क्योंकि मलमास शुरू हो जाएगा, जब कोई शादियां 1 महीने के लिए बैन हो जाएंगी। तो ऐसे में फिर भी भाव बढ़े जा रहा है। इसका मतलब ये तो समझने वाली बात है कि हमारी डिमांड से इन पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। और भारतीय बाजार में शादी के सीजन में चांदी का इतना रोल नहीं होता है जितना सोने का होता है, क्योंकि गहनों में अक्सर सोने के गहने लोग खरीदना प्रेफर कर रहे होते हैं। फिर भी चांदी ऑल टाइम हाई टच कर रही है। इसका मतलब कुछ तो ऐसा हो रहा है जो वैश्विक रूप से हो रहा है। वैश्विक रूप से होती हुई चीजों से अब तक अगर हम रूबरू हो चुके हैं तो यह तो कह सकते हैं कि कन्वेंशनल तरीके से स्टॉक मार्केट जो चाह रहे थे वो रिटर्न्स नहीं दे पा रहे हैं। नंबर दूसरा, लोगों में बैंक से मिल रहे इंटरेस्ट रेट में निवेश का फीलिंग नहीं आ रहा है। रहा सहा निवेश करना तो है ही, पैसा चाहिए ही, तो चलो फिर से सोने चांदी की तरफ चलते हैं। सोना चांदी आम आदमी भी प्रभावित नहीं कर सकता था, सोने के साथ खेला तगड़ा वाला हुआ है। देखिए क्या है, जब विश्व में मतलब अनिश्चितता आती है, मतलब इस पूरी कहानी को इस तरह से आसान रूप से समझें कि सोना सबसे पहले पिक्चर में कहां आया, खेल वहीं से पकड़ में आएगा आपको। देखिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था 1946 के अंदर। जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तब अमेरिका सबसे बड़ी पावर बन के निकला और अमेरिका ने दुनिया को यह बताया कि मेरा सिक्का चलेगा। मेरा सिक्का मतलब मेरी करेंसी में ही आप लोग ट्रेड करोगे, इसी में पैसा लेना देना करोगे, डॉलर होगा। डॉलर को वैश्विक मान्यता दिलाने के लिए अमेरिका ने खूब प्रयास किया। जब वो जो डॉलर का प्रयास चल रहा था ना, खेल वहीं से हुआ। अमेरिका ने तब डॉलर को बैक कर दिया था गोल्ड से। गोल्ड एक ऐसी प्रीशियस धातु थी जो कि दुनिया में कम थी, मात्रात्मक रूप से कम थी, तो बोले ये वैल्यू की निर्धारक हो सकती है क्योंकि आप अपनी हर करेंसी को बैक करते हैं किसी प्रीशियस मेटल से या किसी असेट से। जैसे आज भारत की जो आरबीआई है वो अपने पास जब विदेशी मुद्रा भंडार बनाती है तो विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर को रखना प्रेफर करती है। दुनिया के उन देशों ने तमाम तरीके से, जब अमेरिका को सर्वोच्च स्वीकारा था, दुनिया का 80% तक ट्रेड उस समय डॉलर में हो रहा था। आज भी 60-70% ट्रेड डॉलर में होता है। ऐसे में डॉलर वॉज बैक्ड बाय गोल्ड, यानी जितना दुनिया में बाजार में डॉलर चल रहा है उतना गोल्ड लेकर बैठा है अमेरिका। इसका आसान अर्थ है डॉलर देके आप गोल्ड ले सकते हो, यानी कि डॉलर की वैल्यू गोल्ड के बराबर करके रखी हुई थी अमेरिका ने एक समय तक, बहुत समय तक रखी, लगभग 20-25 साल तक चलाया उसने। बाद में उसको डीरेगुलेट कर दिया क्योंकि डॉलर लोगों को वैश्विक रूप से मान्य हो गया, डॉलर गोल्ड हो गया था। एनीवे, आज भी लेकिन दुनिया को यह पता है कि जब
डॉलर के लिए गोल्ड जरूरी है, तो वैश्विक रूप से जितनी भी सेंट्रल बैंक हैं, किसी भी दुनिया के देश के साथ संबंध खराब हो जाए, लेकिन गोल्ड इज द करेंसी। तो दुनिया में आप और मैं खरीदार बड़े नहीं हैं, सेंट्रल बैंक बड़ी खरीदार हैं। और जब जब वैश्विक अर्थव्यवस्था को संकट होता है, गोल्ड खरीदने बैंकें निकल पड़ती हैं। और बैंक को खरीदने में ज्यादा लोड आता नहीं है। आप और हम खरीदते समय सोचेंगे वो तो टन्स में खरीदती हैं, हम 10 ग्राम के भाव पता कर रहे हैं, वो टन में गोल्ड खरीदती हैं। यही कारण है कि केंद्रीय बैंकों ने इस समय बाजार की अनिश्चितता के चलते गोल्ड इतना खरीद लिया कि उसने यूरो को सरपास कर दिया। दुनिया के अंदर जो वैश्विक मुद्राएं हैं उनमें गोल्ड हुआ, डॉलर हुआ, यूरो हुआ, पाउंड हुआ, जापानी येन हुआ और रेनमिंबी जो युआन जो आपका यहाँ का चाइना का है ये हुआ। ये जो करेंसीज हैं इनको आईएमएफ ने एसडीआर में माना हुआ है कि ये वैश्विक रूप से स्वीकार्य करेंसी हैं। ऐसे में लोगों ने यूरो का भी स्टॉक करके रखा हुआ था कि चलो डॉलर की जगह यूरो भी काम आएगा। यूरो का भी वैल्यू ऑल टाइम बढ़िया चलता है क्योंकि यूरोप काफी बड़ी इकोनॉमी है। ऐसे में गोल्ड ने इस समय फॉरेक्स के अंदर यूरो को सरपास कर दिया। वैश्विक रूप से देखा जाए तो गोल्ड रिजर्व स्टॉक में ऊपर चला गया है। आप अंदाजा लगाइए कि पूरी दुनिया में लार्जेस्ट होल्डिंग्स जो गोल्ड की है वो सारे अमीर देशों के पास ही है। यूएस, जर्मनी, इटली, फ्रांस, रशिया, चाइना, ये सब वो देश हैं जो गोल्ड रख रख करके बैठे हुए हैं अपने पास में। मतलब थर्ड, इटली के पास थर्ड सबसे ज्यादा गोल्ड है, जर्मनी के पास टॉप गोल्ड होल्डर है यूरोप का, यूएस लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व होल्ड करता है, 8,133 टन गोल्ड रिजर्व होल्ड करता है, इंडिया 876 टन गोल्ड रिजर्व करता है। मतलब सबके पास अल्टीमेटली गोल्ड से ही खेला तय हो रहा है कि गोल्ड किसके पास कितना है। और इन दिनों क्या हुआ, बाजार में ट्रंप का टैरिफ इफेक्ट जब चलना शुरू हुआ मिस्टर पीस प्रेसिडेंट का, तो लोगों ने कहा कि ये आदमी गोल्ड लुढ़काएगा, ये आदमी डॉलर लुढ़काएगा, व्यापार खराब करेगा, चलो गोल्ड रख लेते हैं। तो सब लोगों ने गोल्ड खरीदा है। अपनी आरबीआई ने देखो अक्टूबर के अंदर 64 टन गोल्ड और खरीदा है। सब गोल्ड खरीदने में लगे हुए हैं। ठीक है, इसके चलते गोल्ड की तरफ लोगों का रुख बढ़ा। और जैसा मैंने आपसे कहा, बाजार में जब कन्वेंशनल निवेश के ऑप्शंस पिटते हैं, चाहे स्टॉक पिट रहा हो, लोग गोल्ड और क्रिप्टो की तरफ भागते हैं। और अभी रिसेंटली क्या हुआ, क्रिप्टो के साथ भी खेला हो गया क्योंकि क्रिप्टो से लोगों ने पैसा बाहर निकालना शुरू किया। बाजार में एक सीन क्रिप्टो को लेकर आता है। क्रिप्टो के साथ केस क्या है, किसी के जेब में नहीं है, सरकारें उसे बैक नहीं कर रही। सोने और चांदी, सोने को तो सरकारें बैक कर रही हैं, क्रिप्टो के साथ जब बैकिंग नहीं हुई, क्रिप्टो में जब भाव नीचे टूटता है, स्टॉक मार्केट निराश करके चल रहा है, तब ले दे करके सोना चांदी फिर से नजर आता है। तो कुल मिलाकर के सोना चांदी को बढ़ाने में सरकारों ने और क्रिप्टो ने, दोनों ने ही योगदान दिया। ऐसे ही जब लोगों के पास में निवेश के रास्ते तलाशने हो कि मुझे एक बार के लिए लंबे समय तक का निवेश करना है, तो लॉन्ग टर्म निवेश में सोना चांदी ही नजर आता है। अब सवाल बनता है, सर सोना तो नजर आ गया, चांदी कैसे नजर आएगी? क्यों? क्योंकि चांदी कोई सरकार नहीं खरीदती। फिर भी चांदी की चांदी क्यों हो रखी है और उसने चांदी ने मार्केट क्यों बीट कर रखा है? इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल रीजन भी है। सोने के बाद सबसे ज्यादा जो काम की धातु है, सोने को तो लोगों ने अब एसेट बना लिया है, लेकिन चांदी का इंडस्ट्रियल यूज भी है। और सौर ऊर्जा हुआ, इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हुआ, इनमें इनकी यूज भी है। दूसरा, ये प्रीशियस धातु तो है ही है, मतलब ये वो धातु है जिसका उपयोग भी है, और धातु का उपयोग मतलब गहने के रूप में भी लोग करते ही हैं, है ना। इसके साथ साथ बाजार के अंदर चांदी इन दिनों इंडस्ट्रियल यूज में काम आने लगी, काम तो आ ही रही है, प्लस इन्वेस्टमेंट में किफायती फीलिंग देती है। ये वही वाली बात है, हमको पता है कि हमारा सेंसेक्स बढ़िया चल रहा है, भारत के बाजार में फिर भी बहुत से निवेशक स्मॉल कैप और मिड कैप की तरफ क्यों देखते हैं? साफ सस्ता होता है, कम में बहुत सारा मिलता है, पता चले पूरा डूब गया। एग्जैक्टली वैसे ही इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब 10 ग्राम गोल्ड मिल रहा है इतने में, तो क्यों साहब 1 किलो हम चांदी क्यों ना ले लें? तो वो वाली बात है ना, खाए तो ज्यादा खाए वाली बात है। तो इन्वेस्टमेंट में एक साइकोलॉजिकल मानसिकता चांदी के साथ ये भी चलती है कि ज्यादा है। हालांकि ये मानसिकता सब पर लागू नहीं होती। निवेशक स्मार्टली काम करते हैं, जो क्रिप्टो में काम कर रहे हैं, ट्रेड में काम कर रहे हैं, स्टॉक्स में काम कर रहे हैं, लेकिन एक साइकोलॉजी जो इन्वेस्टमेंट की बनती है निवेश के रूप में, वो सोने की जगह चांदी को प्रेफर कराने लगी। साथ ही साथ पुराने आंकड़ों ने भी ये बात बताई कि गोल्ड प्राइस 139% बढ़ रहा है, तो चांदी उसको पीट करके चली जा रही है। मैं आपको कुछ डेटा दिखाता हूं, आप सरप्राइज होंगे। गोल्ड पिछले 3 सालों में, पहली साल में 69% बढ़ा, दूसरी में 105% बढ़ा, तीसरी में 139% बढ़ा। चांदी पहली साल में 98% बढ़ी, दूसरे में 130% बढ़ी, तीसरे में 173% बढ़ी। मैं एक टेबल दिखाता हूं, दिसंबर 2015 से 2025 का एक डेटा देखिए। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, यानी पिछली साल जितना था उससे इस साल कितना बढ़ा, फिर उससे अगली साल उसका कितना बढ़ा।
अगर आप देखें तो सीएजीआर यहां पर 12.37, 7.53 हर साल बढ़ता चला गया, डबल डिजिट में सोना। सोने ने 2015 में जब 25,000 का भाव पकड़ा था, आज 1.27-28 चल रहा है, और इस भाव में कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट बनाया हुआ है। मतलब कंसेक्यूटिव तरीके से गोल्ड ने एनी टाइम एफडी के इंटरेस्ट रेट को पीटा है और बाजार की ग्रोथ रेट को मेंटेन किया है। चांदी की अगर बात करें तो यहां पर आप देखें एब्सोल्यूट रिटर्न, अगर कोई 25-25 हजार रुपए लगा के बैठा था, 406% रिटर्न सोना देके बैठा है 10 साल में। 406 पर ध्यान देना, चांदी देखो 418% रिटर्न देके बैठी है, और उसका सीएजीआर देखोगे 17.90 चल रहा है, इसका 17.61 चल रहा है। चांदी सोने को बीट करके चल रही है, और चांदी का सोने को बीट करने में लोगों का कहना यह है कि सोना तो सरकारें खा रख रही हैं, चांदी का तो इंडस्ट्रियल यूज भी है, और दिख रहा है कि आने वाला टाइम चांदी के लिए इंडस्ट्रियल रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर निवेश के ऑप्शंस के रूप में सिल्वर को यूज किया जा रहा है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीजें निकल कर आती हैं। अब सवाल बनता है, गोल्ड और सिल्वर जब दोनों ही पता चल गए तो इन्वेस्टमेंट किस में करें? तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या चल रही है ना, निवेशक अपना निवेश करने से पहले खुद अपनी रिसर्च करे, अपनी जरूरत पहचाने, तमाम चीजें करे। बाजार में आजकल लेकिन एक मॉडल और आ गया, मैंने पहले भी कई बार बताया है, सोना चांदी हार्ड असेट के रूप में खरीदें, गहनों के रूप में खरीदें, या फिर उसको डिजिटल फॉर्म में खरीदें, म्यूचुअल फॉर्म के रूप में खरीदें, डिजिटल गोल्ड के रूप में खरीदें, तमाम ऑप्शंस आ चुके हैं अब। ऐसे में म्यूचुअल फंड का भी एक ऑप्शन मार्केट में बहुत पसंद किया जा रहा है। देखिए गहनों के केस में अगर हम बात करें तो सोना चांदी का जो गहना है, मैं मल्टीपल टाइम कहते आया हूं, अगर आप निवेशक के पर्सपेक्टिव से ज्वेलरी खरीद रहे हैं कि भाई मैं तो गोल्ड में निवेश करना चाहता हूं, इसलिए कल जाके 4 कंगन ले आया था, आप कतई समझदार नहीं है। आप असेट नहीं बनाए, उसे लाइबिलिटी बना लिए। लाइबिलिटी बना ली से मतलब पैसा अभी गया सो गया, आप उसे यूज भी नहीं कर पाएंगे। ये वो वाली बात है कि मां अपने कंगन दे दो, या पत्नी से कह रहे हो, पत्नी से बीवी अपने कंगन दे दो, मुझे कर्जा चुकाना है, मतलब वो आप समझो कि आपका धंधा पिट चुका है अगर कंगन घर के बिक गए। ये वैसे बोला जाता है कि साहब मेरा तो धंधा ही पिट गया, बीवी के कंगन बेच के मैंने तो ये काम किया। तो ये साइकोलॉजिकली आप धंधे को खुद को खराब कर रहे हैं, तो निवेश के रूप में नाच बोले नहीं सर मैं तो बिस्किट ब्रिक्स खरीदता हूं चीजों के। आप कुछ भी खरीदें अपने घर में, जब निवेश के साथ इमोशन जुड़ जाते हैं वो चीजें लायबिलिटी कहलाती हैं। चाहे आप घर खरीदें, प्लॉट खरीदें, खेत खरीदें, कार खरीदें, जो खरीदना है। इसीलिए अगर निवेशक की दृष्टि से सोचते हैं तो सोने का वो तरीका जो पब्लिकली अनाउंस, भाई ये मैं नहीं छेड़ूंगा, ये तो मैंने रखा ही बेचने के लिए, या तो घर में इतनी समझदारी एग्जिस्ट करती हो। लेकिन दिक्कत क्या है, आप सोना चांदी खरीद के घर में ले आए, या तो उनके बिल संभाल के रखो, बिल नहीं संभाल पा रहे हो तो फिर चोरों से बचा के रखो, तो उसको तिजोरी में धरो। वहां हर जगह की एक टेंशन लेके चल रहे होते हैं। ऐसे में सोना चांदी को सरकार ने भी इसी तर्ज पर निवेश के लिए आपके काम को आसान किया। क्या किया कि भाई स्टॉक मार्केट से म्यूचुअल फंड खरीद लो। सोना चांदी के ईटीएफ्स हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं, जो डीमैट अकाउंट के थ्रू चल रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स की तरह। जैसे आपने इतना पैसा लगा, आप कहेंगे सर मेरे पास तो लाख रुपया है ही नहीं, तो मैं कहां से खरीदूं जाकर के एक 10 ग्राम सोना? तो 10 ग्राम नहीं खरीद सकते, तो 10 ग्राम का 10वां हिस्सा खरीद लो, 100वां हिस्सा खरीद लो, 100 रुपए में जो मिल सकता है वो खरीद लो। बढ़ेगा तो उसी प्रपोर्शन में ना वो। तो बोले ये कैसे खरीदा जा सकता है? तो उसमें म्यूचुअल फंड का ऑप्शन आता है। तो गोल्ड और सिल्वर में अब ईटीएफ्स चल रहे हैं, और अब वो जो ईटीएफ्स हैं वो पूरी तरह से एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हैं, यानी कि सरकार से भी कंट्रोल कर रही है उन्हें। आपने जितना पैसा दिया वो केवल हवा में नहीं चल रहा है, जितना पैसा आपने दिया उतना गोल्ड और सिल्वर खरीदा गया और उसको फिर ट्रेड कराया गया। ट्रेड में अगर भाव बढ़ रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है घट रहा है, क्या फायदा हुआ? निवेश के लिए कंप्लीट पैसे की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा, लाख रुपया खर्च नहीं करना, जितनी जरूरत है उतना इन्वेस्ट कर सकते हो। तीसरा, सुरक्षा को लेकर के पूरी तरह सुनिश्चित, क्योंकि सरकार बीच में है।